नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एनसीआर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी से संवाद कार्यक्रम में जंतर मंतर के आंदोलन पर कहा कि सरकार पहले से ही बात कर लेती तो बात नहीं बढ़ती। आंदोलन भी बातचीत का एक तरीका है। जेनजी का गुस्सा जायज है, डायलॉग होना चाहिए। भागवत ने कहा कि जेनजी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार, देशभक्त है। मैं शिक्षा के लिए 6% बजट का समर्थक हूं। और मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में। हम लोग जेनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे। हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेनजी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए। करेक्ट। और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार जो इनोसेंट है, उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है? ये होना चाहिए। ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा। जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेनजी पर विश्वास रखूंगा। मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के कुछ सदस्य मोबाइल स्नैचिंग, चोरी और टप्पेबाजी करते थे, जबकि कुछ सदस्य इन मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बेचते थे। आरोपियों से 98 मोबाइल, 100 डिस्प्ले, 207 बैटरी, 40 मोबाइल फोन के खोखे, 103 बैक पैनल और चोरी की बाइक बरामद की है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और ये गैंग मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर एक्टिव था। चोरी करने वाले, स्नैचिंग और टप्पेबाजी करके गायब करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये बहुत ही प्लान तरीके से ये गैंग काम करता था और इसकी टीम के लोग मोबाइल को चोरी करके या टप्पेबाजी से या स्नैचिंग करके लाते थे और इस गैंग के अन्य लोग उन मोबाइलों के जो कीमती पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग करके और फिर उसको महंगे दामों में बेचते थे, तो इसको काफी मुनाफा होता था। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य खुद को बड़ी बीमा कंपनियों का एजेंट बताकर फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता था। ये गैंग अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप, कैश और कार बरामद की है। गाजियाबाद पुलिस की स्वट सर्विलांस और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। अब तक की जांच में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों से साइबर ठगी की 9 वारदातों का खुलासा हो चुका है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली, साइबर थाना, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले तथा साइबर फ्रॉड करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम प्रमोद, पंकज और आदित्य है। इनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर और फर्जीवाड़ा करने के लिए जो विभिन्न डाटा है तथा मोबाइल फोन है उसको बरामद किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जाली नोट चलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए के नकली नोट, एक वैगनार कार, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। थाना बुढ़ाना पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने बताया कि मेरठ के मवाना में रहने वाले 2 लोग
30,000 में 1 लाख के नकली नोट बेंगलुरु से मंगाते हैं। उनसे 40,000 में नकली नोट लेकर ये गैंग पश्चिमी यूपी के बाजारों में खपाता था। बेंगलुरु से नकली नोटों की डिलीवरी फर्जी नाम और पते पर कुरियर कंपनियों के जरिए होती थी। क्यूआर कोड से सीधे बेंगलुरु पेमेंट की जाती थी। कुरियर रिसीव करने के लिए एक विशेष सीक्रेट कोड का इस्तेमाल किया जाता था। बरामद मोबाइलों के व्हाट्सएप चैट, बैंक खातों और कुरियर डिटेल्स के जरिए पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। जो प्रथम दृष्टया से पूछताछ से बताया है कि उसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से भी इसका संपर्क हुआ था और इस आधार पर ये व्यक्ति से अभी पूछताछ की जा रही है। तथा साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इसमें हमारी जो टीम, गोपनीय टीम लगाई गई है, कि पूरे मामले का बंगलौर से क्या कनेक्शन है तथा इसका दुबई जाने में पाकिस्तानी नागरिकों से जो संपर्क हुआ उन चीज़ों के बारे में पूरी और जानकारी की जा रही है। तथा इसमें कुछ नाम गोपनीय और आए हुए हैं जिसके बारे में हमारी टीम लगकर इसमें काम कर रही है। इसमें हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, वही पूछताछ कर रही है। तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें कठोरतम की जा रही है। मैं इसमें बता दूं कि चूंकि राष्ट्र के प्रति एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, इसलिए इसमें एनएसए तक की कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सरकारी महिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुत्ते बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एसएल राजकीय महिला अस्पताल का है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सरकारी अस्पताल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में ये कुत्ते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गंभीर मुद्दा, गंभीर सवाल स्वास्थ्य विभाग पर कि आखिरकार इस तरह के दृश्य क्यों देखने को मिले। बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। वहीं बुलंदशहर के चांदपुर रोड पर एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना के समय मकान मालिक घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि पड़ोसियों ने धुआं उठता देख पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, जबकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारे सूचना बिजली कंट्रोल रूम के माध्यम से कि एक मकान में आग लगी हुई है, तो हमारी टीमें जो तत्काल यहाँ के लिए निकली। पहले एक छोटी गाड़ी भेजी गई, फिर बड़ी गाड़ी भेजी गई और मैं भी मौके पे पहुँचा और हमारा पुलिस स्टाफ पूरा मौके पे था, जिन्होंने आकर गाड़ियाँ हटवाई। तो इसमें संभवतः तो शॉर्ट सर्किट लोगों ने बताया है, जो आसपास जो लोग थे उन्होंने बताया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन अभी कारणों की जाँच की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक बस सेवा को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें कासना बस स्टैंड पर ही बसों के लिए चार्जिंग सुविधा शुरू कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चार्जिंग स्टेशन के निर्माण और ट्रायल का काम पूरा करने के बाद इसे शुरू किया। कासना बस स्टैंड पर शुरू हुए नए चार्जिंग स्टेशन में अत्याधुनिक फास्ट चार्जिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार एक ई बस करीब 45 से 60 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकेगी। इससे बसों को कम समय में दोबारा रूट पर उतारा जा सकेगा। कि कासना बस डिपो स्टैंड पर चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हुई है। आज से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे 7 स्टेशन जो चार्जिंग पॉइंट है वो उसको लगाया गया है। एक साथ यहाँ पे 14 बसों को चार्ज करने की क्षमता है। आप देख सकते हैं ये जो है पॉइंट लगाए गए हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ पे बस खड़ी होंगी और एक साथ इस मशीन से जो है इस चार्जिंग पॉइंट से जो है 2 बसें चार्ज होंगी। ये इसकी जो क्षमता है चार्ज करने की 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे 7 जो स्टेशन चार्जिंग पॉइंट है वो लगाए गए हैं, जिससे कि एक साथ 14 बसें जो हैं चार्ज हो सकेंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से गैप दे करके इस स्टेशन को लगाया गया है, जिससे कि जो बस है जो एक साथ अगर चार्ज होती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे से जो है गाड़ियाँ चार्ज हो सकें। इस चार्जिंग पॉइंट के बनने से जो बसों की जो रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साथ 14 बसें चार्ज होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो हैं रोड पर चल सकेंगी और लोगों को जो इसका जो किराया है उसका किराया भी नॉमिनल होगा आम बसों से, जिससे कि लोगों की जो जेब पे जो इसका असर है वो भी कम देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है इस पॉइंट से जो है चार्जिंग पॉइंट से जो बसें हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी, जिसके चलते जो सवारियां हैं उनको भी जो बसें ईवी बस से ट्रैवल करना चाहते हैं उसमें राहत मिलेगी। और जो पॉल्यूशन है इन बसों के चलने से जो पॉल्यूशन अक्सर देखने को मिलता है, बढ़ावा पॉल्यूशन मिलता है, लेकिन इन बसों से भी पॉल्यूशन में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर।
वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र में बुधवार देर रात एक घर पर अज्ञात बदमाश की ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। हालांकि फायरिंग की ये वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आरोपी फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान जल्द कर ली जाएगी और गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। वहीं आस्था, संकल्प और श्रद्धा की एक अनोखी मिसाल गाजियाबाद में देखने को मिली है। हरिद्वार से 221 लीटर गंगा जल का विशाल कलश लेकर नोएडा के रहने वाले अन्नू गुज्जर गाजियाबाद पहुंचे। अन्नू गुज्जर का कहना है कि ये यात्रा उनकी धार्मिक आस्था और संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वो 121 लीटर गंगा जल का कलश लेकर आए थे, जबकि इस बार 221 लीटर का कलश उठाने के लिए उन्होंने 300 लीटर तक वजन उठाने का विशेष अभ्यास किया। अन्नू गुज्जर का कहना है कि उनका ये संकल्प तब तक जारी रहेगा जब तक गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिल जाता। उन्होंने दावा किया कि वो हर साल इसी तरह जल कलश यात्रा निकालेंगे और अगले साल 321 लीटर गंगा जल का कलश लेकर आने का लक्ष्य रखा गया बना हुआ है और बारिश भी है और इसी बीच शिव के भक्त मिले हैं जो 221 लीटर गंगा जल लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंचे हैं। हम बात करते हैं भोले के उसी भक्त से। 221 लीटर आप कलश लेकर आए हैं, ये तो बहुत ही विशाल है। किस तरह प्रैक्टिस करी और क्या मनोकामना के तहत यहाँ पर आ रहे हैं? हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई मैं आपका अपना अन्नू गुज्जर। कलश यात्रा की बात करें तो भाई हमने पहले 300 किलो वेट लेकर के 3 महीने कंटिन्यू घर पे प्रैक्टिस करी थी और 25 मई शाम 6 बजे हर की पौड़ी से हमने जल उठाया था। मन्नू गुज्जर जी, इससे पहले कितनी बार आप कावड़ लेकर आए हैं और इससे पहले कितने लीटर की लेकर आए थे? 8 से 10 बार भाई कावड़ लेकर आ चुका हूँ और कलश की बात करूँ तो दूसरी बार है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव खैरपुर गुजरा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से हैं। अब कितने दिन में पहुँच जाएंगे? अभी तो 6 दिन बचे हैं, पहुँच जाएंगे। अच्छा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा के लिए आप संकल्प लेकर चल रहे हैं, इससे पहले भी आए हैं, क्या कुछ बात पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है भाई और पहुंचती रहेगी, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा के ही हम आराम से रुकेंगे। 2027 के इलेक्शन से पहले गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। अच्छा, क्या और आप सभी को एक मैसेज दे दूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस रोड के सबसे बड़ी यात्रा है ये और 2026 का कावड़ मेला मन्नू गुज्जर के नाम हो चुका है भाई। बिल्कुल, देखिए ये मन्नू गुज्जर हैं और 221 लीटर का गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और इनका यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। इससे पहले भी एक कावड़ लेकर आए हैं, 121 लीटर के लेकर आए थे और इस बार 221 लीटर के लेकर आ रहे हैं और अगली बार इससे भी विशाल, यानी बात कहें कि 300 लीटर तक ये लेकर आएंगे। तो ये इनकी श्रद्धा है, ये इनकी भक्ति है, जिसके कारण ये हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। हरियाणा के सोनीपत से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। वहां एक शख्स की मौत के बाद उनकी बेटी अंतिम संस्कार में शामिल होने तक के लिए नहीं आई। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और वृद्ध आश्रम के संचालक को ही गंगा में अस्थि बहाने के लिए कह दिया। ये तस्वीर आपको मार्मिक लग सकती है। ये तस्वीर आपको संवेदनशील लग सकती है। ये तस्वीर आपको भावुक भी कर सकती है, लेकिन इसकी हकीकत इस तस्वीर से बहुत इतर है। सच्चाई ऐसी है जिसे सुनकर मार्मिकता क्रोध में बदल जाएगी और भावुकता भावहीन हो जाएगी। जो कि इस तस्वीर की सच्चाई ये है कि एक पिता के आखिरी वक्त में उनकी बेटियां पिता का सहारा बनने के बजाय अपने काम को तवज्जो दे रही थी। मुखाग्नि तो दूर की बात है, पिता के क्रियाकर्म के लिए चंद पैसे भेजकर छुटकारा पा रही थी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि समाज का आईना दिखा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कभी कपड़े का बड़ा कारोबार करने वाले शिवचरण गुप्ता की 3 बेटियां थी, जिन्हें उन्होंने अच्छी परवरिश और शिक्षा देकर इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन कामयाबी की सीढ़ी मिलने के बाद बेटियों ने पिता का सहारा बनने के बजाय अपनी लग्जरी लाइफ
और काम को सबसे ऊपर रखा। 1.5 साल पहले जब मां का निधन हुआ तो पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। जब शिवचरण आखिरी सांस ले रहे थे तो फोन उठाना बंद कर दिया और जब मौत की खबर मिली तो वक्त का हवाला देते हुए तीनों बेटियों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया। शिवचरण की पहली बेटी नेपाल में रहती है और सरकारी टीचर हैं। दूसरी बेटी यूपी के आजमगढ़ में रहती हैं, वो भी टीचर हैं। तीसरी बेटी मुंबई में रहती है और वहां ही नौकरी करती है। तीनों अच्छी जगह हैं। पिता की उंगलियां पकड़कर जिन्होंने दुनिया से हाथ मिलना सिखाया, उन बेटियों ने आखिरी वक्त में पिता को देखना भी गवारा नहीं समझा। डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला, अभी शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें। दौलत की ऐसी दौड़ की रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। ये तस्वीर सिर्फ शिवचरण गुप्ता की नहीं बल्कि समाज की सच्चाई को उजागर कर रही है, जहां पैसे की भागदौड़ में लोग अपनों को वक्त देना अब जरूरी नहीं समझते हैं। इंडियन एक्सपो मार्ट में 11 से 13 अगस्त तक इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आयोजन किया जाएगा। एक्सपो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी मेहर उपम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक्सपो में ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोडीजल, वेस्ट टू एनर्जी और कार्बन मार्केट जैसी नई तकनीकों पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।